और मेरे जूनियर्स, हाउ आर यू आर डूइंग? इट्स मी कियारा, एन 11th ग्रेडर एंड योर यूट्यूब स्टडी गाइड। आज हम पढ़ने वाले हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 9, भोली, हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, रिटन बाय के अब्बास। इन दिस वीडियो वी विल रीड एंड लिसन कि किस तरह से भोली अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी और इनसिक्योरिटीज़ को हराकर एक स्ट्रॉन्ग और इंस्पायरिंग वुमेन बन पाई। अ वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी इंडीड विच challenges many societal issues such as patriarchy, discrimination on the basis of gender, girl education and dowry system as well. So देर नहीं करते हैं, let's get started. So the word भोली means सीधी और सिंपलेटन, जिसे दुनियादारी की कोई समझ ना हो। इन शॉर्ट जो थोड़ा भोंदू टाइप होता है। तो भोली, जिसका असली नाम सुलेखा था, उसे हर कोई सीधी ही समझता था, अ लिटिल बैकवर्ड। नंबरदार रामलाल की चौथी और सबसे छोटी बेटी थी वो। 10 महीने की थी जब चारपाई से गिरकर उसने अपने दिमाग का एक हिस्सा डैमेज कर लिया था। इसलिए उसका थिंकिंग प्रोसेस, फंक्शनिंग और डेवलपमेंट काफ़ी स्लो रहा और वो एक बैकवर्ड चाइल्ड रही, जिसे सब भोली कहने लगे। वैसे तो जब वो छोटी थी तो बहुत गोरी चिट्टी और सुंदर थी, पर जब वो 2 साल की हुई तो उसे स्मॉल पॉक्स हो गया था, विच इज़ अ कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज़। आंखों को छोड़कर उसकी पूरी बॉडी पर गहरे काले स्पॉट्स या पॉक मार्क्स रह गए थे, ड्यू टू विच शी नाउ लुक्ड अगली। ब्रेन डैमेज के कारण वो तब तक बोलना भी नहीं सीखी जब तक वो 5 साल की हुई, एंड आफ्टर दैट शी यूज्ड टू स्टैमर, दैट इज हकलाना। दिस माइट बी कंसिडर्ड एज अ फिजिकल डिसेबिलिटी, क्योंकि कई लोग होते हैं जो बहुत उम्र में बड़े हो जाते हैं फिर भी उनका हकलाना बंद नहीं होता। सो या दिस माइट बी कंसिडर्ड एज अ फिजिकल डिसेबिलिटी। वैसे ये साइकोलॉजिकल भी है। अब उसकी उम्र के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, उसकी एक्टिंग करके दिखाते, जैसा होता ही है। इस कारण वो शाय नेचर की हो गई और कम बोलती थी ताकि कोई उसके बोलने का मजाक ना उड़ाए। रामलाल नंबरदार के 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां। भोली सब में सबसे छोटी थी। उसका घर बार यानी रामलाल का घर बार काफ़ी प्रॉस्पेरस, दैट इज़ वैभव वाला, बड़ा फूला फला था। पैसों की और खाने पीने की कभी कमी नहीं रहती थी। बेटों को रामलाल ने खूब पढ़ाने के लिए शहर भेज दिया। बड़ी बेटी राधा ऑलरेडी मैरिड थी, उससे छोटी बेटी मंगला की शादी तय थी और तीसरी बेटी चंपा के बारे में अक्सर रामलाल सोचता था। सुंदर और सेहतमंद होने के कारण उनके लिए रिश्ता ढूंढना आसान ही रहता था। नाउ हियर यू कैन ऑब्जर्व द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कि किस तरह से वो बेटों को पढ़ा रहा है जबकि बेटियों की जल्दी शादी कर दे रहा है। रामलाल को भोली की चिंता होती थी कि उससे कौन शादी करेगा, क्योंकि वो ना तो सुंदर थी और ना ही इंटेलिजेंट। अब जब भोली 7 साल की हुई तब उस गांव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खुला। तो वहाँ के तहसीलदार ने रामलाल को कहा कि तुम एक रेवेन्यू ऑफिशियल हो और सरकार को भी रिप्रेजेंट करते हो, इसीलिए तुम भी अपनी बेटियों को स्कूल भेजो ताकि गांव वालों के आगे एक अच्छा एग्जाम्पल सेट हो और वो भी अपनी लड़कियों को पढ़ाएं। बट रामलाल्स वाइफ वॉज स्ट्रांगली अपोज्ड टू द आइडिया ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू देयर डॉटर्स, बिकॉज उसका मानना ये था कि पढ़ी लिखी लड़कियों से कोई शादी नहीं करेगा। यू नो वॉट, आज तक की थिंकिंग है सोसाइटी में कि पढ़ी लिखी लड़की ज़्यादा जबान करती है एंड ऐसे ऐसे। अब वो तहसीलदार की बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते थे। हेंस दे डिसाइडेड कि वो भोली को स्कूल भेज देंगे, क्योंकि वैसे भी उसकी शादी के चांसेस नहीं हैं और फिर स्कूल में टीचर्स ही उसकी चिंता कर लेंगे। अगले दिन जब रामलाल भोली को स्कूल लेकर जाने लगा उसका हाथ पकड़ के, तो वो डर गई। उसको तो ये भी नहीं पता था कि स्कूल होता क्या है। बेचारी को लगा कि उसको भी उनकी काऊ लक्ष्मी की तरह घर से निकाल कर बेचा जा रहा है। वो डर के मारे हकलाने लगी, नो नो नो। पर रामलाल ने उसे डांट कर अपनी बीवी से कहा कि इसको ज़रा अच्छे कपड़े पहना दो, वरना इसे देखकर टीचर्स और बाकी लड़कियां हमारे बारे में क्या सोचेंगी। मतलब उन्हें अपनी रेपुटेशन की ही परवाह थी, भोली की नहीं, जिस बेचारी के लिए कभी नए कपड़े भी नहीं बनवाए गए थे, ना कभी कोई उसके लिए कपड़े धोता या सिलता था। लेकिन उस दिन उसको चंपा की एक क्लीन ड्रेस मिली जो श्रिंक हो गई थी। उसे नहलाया गया, उसके ड्राई और गंदे बालों में ऑयल लगाया गया और उसे प्रेजेंटेबल बनाया गया। और तब जाकर उसे विश्वास हुआ, बेचारी भोली को विश्वास हुआ कि उसे अपने घर से बेहतर जगह पर भेजा जा रहा है। नाउ यू कैन सी कि बेचारी को कितना निगलेक्ट किया जा रहा था कि एंड में जब उस पर किसी ने ध्यान दिया तो उसे लगा कि हाँ, अब मैं किसी अच्छी जगह पर जा रही हूँ। तो स्कूल पहुंचकर रामलाल ने हेड मिस्ट्रेस को अपनी बेटी थमा दी। भोली अकेली थी और डरी हुई भी। उसने देखा कि कई कमरों में उसी की जैसी लड़कियां मैट्स पर स्क्वाटेड, दैट इज पालथी मारकर बैठी थी और या तो बुक्स रीड कर रही थी या स्लेट्स पर लिख रही थी। हेड मिस्ट्रेस ने ऐसे ही एक क्लासरूम के कोने में भोली को बिठा दिया।
अपनी उम्र की लड़कियों को वहाँ देखकर भोली को अच्छा लगा, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शायद कोई उसकी सहेली बन जाए। वहाँ टीचर कुछ बोल रही थी, पर भोली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो दीवार पर टंगी पिक्चर्स को ऑब्जर्व करने लगी। इतने कलर्स देखकर उसे अच्छा लगा और वो पिक्चर्स में दिख रहे जानवरों के कलर्स को कंपेयर करने लगी। और तभी शी नोटिस्ड कि वो टीचर उसके पास ही खड़े होकर स्माइल कर रही है। बड़े ही प्यार से उन्होंने भोली का नाम पूछा। अब भोली हकलाने लगी, पर अपना पूरा नाम नहीं बता पाई। नाउ शी फेल्ट सो हेल्पलेस दैट शी स्टार्टेड क्राइंग। और बाकी क्लास की लड़कियां उस पर हंसने लगीं। भोली मस्ट हैव फेल्ट सो एम्बेरस्ड एट दैट मोमेंट, राइट? लाइक आई रिमेंबर जब हम छोटे थे, लाइक मैंने भी एक दो बार ऐसा हुआ है कि डांट खाई है, इनफैक्ट थप्पड़ भी खाया है। तो कितनी शर्म आती थी कि सारे क्लासमेट्स के आगे मैम ने थप्पड़ मारा। तो अब वो बेचारी रोने लगी, तो उसको बहुत शर्म आई। अब छुट्टी होने पर केवल भोली ही अपने कोने में रह गई रोते रोते। अब टीचर ने फिर से बड़े ही प्यार से उसका नाम लिया। इन ऑल हर लाइफ कभी किसी ने भोली से इतने आराम से बात नहीं की थी। टीचर के बात करने के इस तरीके ने उसके दिल को छू लिया। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और फिर से अपना नाम बताने को कहा। अब भोली बेचारी परेशान हो गई और कोशिश भी करने लगी। टीचर ने उसे बहुत इनकरेज किया, वेल डन कह के, एंड इन द एंड शी वॉज एबल टू स्पीक हर नेम फुल्ली। और ये उसके लिए एक बड़ी अचीवमेंट के जैसा था, बिकॉज शी हैड नेवर बीन एबल टू डू सो बिफोर। अब टीचर ने उसकी तारीफ की और उसे प्यार से थपथपाया कि तुम बस अपने दिल से डर को निकाल दो, फिर तुम भी हर किसी की तरह ही बोल पाओगी। उन्होंने उसे एक पिक्चर बुक दी और फिर कहा कि 1 मंथ के अंदर अंदर तुम ये बुक पढ़ पाओगी। उसके बाद मैं तुम्हें इससे बड़ी बुक दूंगी, फिर बाद में और भी बड़ी बुक। कुछ टाइम बाद तुम इस गांव में बाकियों से ज़्यादा एजुकेटेड बन जाओगी। फिर तुम पे कोई नहीं हंसेगा, बल्कि सब इज्जत के साथ तुम्हारी बात सुनेंगे। तुम बिना हिचकिचाए बात कर पाओगी। अब घर जाओ और सुबह जल्दी स्कूल आ जाना। तो नाउ यू कैन सी दैट द टीचर वॉज सो अफेक्शनेट एंड सो केयरिंग, लाइक द आइडल टीचर। उन्होंने समझा कि हाँ, भोली की ये प्रॉब्लम है। उन्होंने बड़े प्यार से भोली से डील किया। अपनी टीचर से ये सब सुनकर भोली के मन में एक नई उम्मीद जागी कि शायद वो भी एक नई शुरुआत कर सके। सो यू कैन सी कि किस तरह से लव और अटेंशन एक बच्चे पर पॉजिटिव असर डालता है। अब साल बीतते गए, वो गांव एक छोटा शहर बन गया और भी काफ़ी डेवलपमेंटल चेंजेस हुए वहाँ पर। अब एक रात रामलाल अपनी वाइफ से भोली की शादी के बारे में बात कर रहा था कि क्या उसे बिशंबर नाम के आदमी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। टू दिस शी रिप्लाइज कि ऑफ कोर्स, भोली तो किस्मत वाली है जो उसे इतना वेल टू डू फाइनेंशियली अच्छा दूल्हा मिल रहा है। एक बड़ी दुकान, खुद का घर और खूब जमा पैसे भी हैं बैंक में। और तो और वो डाउरी दैट इज दहेज भी नहीं मांग रहा है। अब रामलाल बोला कि वो तो है सही, पर लेकिन बिशंबर यंग नहीं है। इनफैक्ट वो करीब मेरी ही उम्र का है। ही लिम्प्स दैट इज लंगड़ा के चलता है। ऊपर से उसकी पहली बीवी के बच्चे भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। सो यू कैन सी कि भोली के लिए ये बिशंबर थॉरोली अनसूटेबल था। पर फिर भी रामलाल की वाइफ उससे कहती है कि ये सब मैटर नहीं करता। 45-50 आदमी के लिए कोई बड़ी एज नहीं है। ये तो हमारी किस्मत है कि वो एक दूसरे गांव से है और भोली के पॉकमार्क्स और अकल की कमी के बारे में नहीं जानता। अगर हमने उसका रिश्ता नहीं एक्सेप्ट किया तो भोली पूरी जिंदगी बिन ब्याही रह जाएगी। मतलब मैं तो खुद ये सोच के हैरान हो गई कि एक माँ अपनी बेटी के लिए ऐसा कैसे चाह सकती है, और इतनी बैकवर्ड थिंकिंग। पहले उसकी एजुकेशन को अपोज किया, उसके बाद अब उसकी शादी ऐसे इंसान से करवा रही हैं। बट क्या उस टाइम जब के अब्बास ने ये स्टोरी लिखी थी तो ये सब रिचुअल्स बिल्कुल प्रेवलेंट थे। यू शुड कीप दिस इन माइंड। अब भोली के पेरेंट्स ने उससे कुछ पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा, उल्टा ये और कहा कि वो क्या बोलेगी, वो तो एक डम्ब काऊ की तरह है। हाउएवर आंगन के दूसरे कोने में चारपाई पर लेटी भोली सब सुन चुकी थी, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को अपसेट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कुछ भी नहीं बोला। अब फाइनली जब शादी का टाइम आया तो बिशंबर नाथ पूरे बैंड बाजे के साथ आया बारात लेकर। रामलाल इतना बढ़ा चढ़ा सब कुछ देखकर बड़ा खुश हुआ। इतना बड़ा प्रोसेशन, इतनी बड़ी बारात की, देखो मेरी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता आया है। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि भोली की इतनी ग्रैंड वेडिंग होगी। भोली की बड़ी बहनें भी उसके लक के लिए एनवियस दैट इज जेलस फील कर रही थी। लुक, मतलब उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि दूल्हा है कैसा, कितना अनसूटेबल है। बस उन्हें ये दिख रहा था कि पैसा है उसके पास, ये है वो है। अब जब सेकड़ फायर के यानी हवन कुंड के पास भोली को दुल्हन की तरह सजाकर लाया गया तो जयमाला शुरू हुई। जब भोली का घूंघट पीछे किया गया तो बिशंबर रुक गया, बिकॉज ही सॉ हर अगली लुकिंग पॉक मार्क्ड फेस।
वो अपने साथ खड़े दोस्त से बोला, क्या तुमने देखा इसे? इसके पूरे चेहरे पर पॉक मार्क्स हैं। तो उसका दोस्त बोला, तो क्या, तुम भी कोई जवान नहीं हो? मतलब इसी की बेइज्जती कर दी। खैर, अब बिशंबर ने की डाउरी की डिमांड कि अब मैं इससे शादी तभी करूँगा जब इसके पिताजी मुझे 5,000 रुपये देंगे। ये रामलाल के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात थी, जो उसे जाकर अपना टर्बन, दैट इज़ अपनी पगड़ी, एक तरह से अपनी इज्जत उसके पैरों में रखनी पड़ी। वो बोला कि इस तरह से मुझे ह्यूमिलिएट, दैट इज़ शर्मिंदा मत करो, 2,000 रुपये ले लो प्लीज़, थोड़ा सोचो, बी ए लिटिल कंसिडरेट। अगर तुम ऐसे चले जाओगे तो मैं गांव में कभी अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। पर बिशंबर नहीं माना। अब रामलाल आंखों में आंसू लिए तिजोरी से पैसे लाया और नोटों का बंडल उसके पैरों में रख दिया। बिशंबर के लालची चेहरे पर एक ट्रियम्फेंट, दैट इज जीती हुई मुस्कान फैल गई। उसने एक तरह से गैम्बलिंग की थी और वो जीत गया था। एक बार फिर से जयमाला चालू हुई और दुल्हन के घूंघट को हटाया गया, लेकिन इस बार उसकी आंखें नीचे नहीं थी। वो सीधे अपने प्रोस्पेक्टिव, दैट इज होने वाले हस्बैंड की ओर देख रही थी और उसकी आंखों में गुस्सा या नफरत नहीं, केवल कोल्ड कंटेम्प्ट था, दैट इज तिरस्कार की फीलिंग कि ये आदमी उसकी रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता है। उसकी आंखों में ये कोल्ड कंटेम्प्ट था। अब इससे पहले कि वो उसे माला पहनाता, भोली ने बिजली की स्पीड से अपना हाथ उठाया और माला को आग में फेंक दिया। वो उठी और उसने घूंघट भी उठाकर फेंक दिया। नाउ भोली स्पोक इन अ लाउड एंड क्लियर वॉइस, पिताजी। और उसके माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी सब उसे बिना हकलाते बोलते देखकर हैरान हो गए। अब वो जोर से बोली कि पिताजी, आप अपने पैसे वापस ले लो, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। रामलाल हैरान हो गया। अब इंडियन सोसाइटी के बारे में तो आपको पता ही है, लड़की अगर आवाज़ उठाए तो उसे बदतमीज़ कहा जाता है। ऐसा यहाँ भी हुआ। मेहमान आपस में फुसफुसाने लगे, देखो तो कितनी बेशरम है, कितनी बदसूरत और बदतमीज़ है। अब रामलाल भी चिल्लाया, भोली, क्या तुम पागल हो? तुम हमारे परिवार को डिस्ग्रेस करना चाहती हो, नीचे गिराना चाहती हो? हमारी इज्जत के बारे में तो सोच लो। अब भोली ने जवाब दिया कि केवल आपकी इज्जत के लिए ही मैं इस अपाहिज बुढ़े से शादी करने वाली थी, पर मैं ऐसे मतलबी, लालची और नफरत के लायक कॉवर्ड, दैट इज डरपोक को अपना पति नहीं मान सकती। नहीं नहीं नहीं। अब एक बूढ़ी औरत बोली, कितनी बदतमीज लड़की है, हमें तो लगा ये सीधी सी डमकाऊ थी। अब भोली गुस्से में आकर उससे बोली, हाँ आंटी, आप सही कह रहे हो। आप सबको लगता था कि मैं एक बेवकूफ़ काऊ हूँ, इसलिए अब आप मुझे इस हार्टलेस जानवर के पल्ले बांधना चाहते थे। पर अब वो डमकाऊ, वो हकलाने वाली पागल बोल रही है, और सुनना चाहोगे? ये सब सुनकर बिशंबर बारात वापस लेकर चला गया। रामलाल वहीं जमकर खड़ा रहा। उसका सर दुख और शर्म के मारे झुका हुआ था। धीरे धीरे हवन कुंड की आग भी बुझ गई। हर कोई चला गया। रामलाल भोली की तरफ मुड़ा और बोला, अब तुम्हारा क्या करेंगे? अब तुमसे कोई कभी शादी नहीं करेगा। अब सुलेखा ने, हमारी भोली ने बड़े ही शांत तरीके से जवाब दिया, आप चिंता मत करो पिताजी, आपके बुढ़ापे में मैं आपकी और माँ की सेवा करूंगी और उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ मैंने इतना कुछ सीखा। ठीक है ना मैम? उसने अपनी टीचर से पूछा, जो पूरे समय इस तमाशे को एक कोने में खड़े होकर देख रही थी। उन्होंने उसे हाँ किया और उनकी मुस्कुराती आंखों में सेटिस्फैक्शन की चमक थी, मानो एक आर्टिस्ट अपने कंप्लीटेड मास्टरपीस को देख रहा हो। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हुआ। दिस वॉज सच एन इंस्पायरिंग स्टोरी, और इतने सारे मतलब सोसाइटल प्रॉब्लम्स हमारे सामने आए कि उस समय के अब्बास के टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया हो, मैंने ठीक से एक्सप्लेन किया हो। हाउएवर, अगर इम्प्रूवमेंट का स्कोप हो तो प्लीज़ नीचे फीडबैक ज़रूर देना। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, गिव इट अ बिग थम्स अप and do comment in the section below and subscribe to the channel. Thanks for watching guys. Bye bye.